हेलो बेटा, कैसे हो प्यारे बच्चों। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं द किंगडम मोनेरा का जो लास्ट पॉइंट अपन ने जहाँ पे ड्रॉप किया था लास्ट लेक्चर में। अपन ने वहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम अपन ने ड्रॉ कर लिया था। आज अपन उसी डायग्राम को इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। इनके जो मेंबर्स हैं, मेजरली जो बैक्टीरिया इनके जो मेंबर्स हैं, उन बैक्टीरिया में ऐसी क्या प्रिकुलरिटी थी या उनके स्ट्रक्चर में ऐसा क्या खास हो सकता है जिसके कारण से तब से लेकर के और अब तक के जमाने में भी वो अवेलेबल है। हमारे चारों तरफ बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं, बैक्टीरिया की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। तो उनके सेलुलर कंडीशन के बारे में आइए देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे हमने आपके लिए बैक्टीरियल सेल का डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है। इस बैक्टीरियल सेल के डायग्राम में आइए देखते हैं लास्ट टाइम अपन ने क्या क्या देखा था, क्या क्या इस स्ट्रक्चर में हो सकता है। आउटर लेयर अगर अपन बात कर रहे हैं, जो आपको ये ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का या रेड कलर का तीन आउटर लेयर दिख रहे हैं, इसको जनरली अपन कहते हैं सेल इन्वेलप। यस, द आउटर कवरिंग ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज नोन एज सेल इन्वेलप। या आप ये कह सकते हैं कि आउटर कवरिंग ऑफ द एवरी सेल, आइदर वो सेल मेम्ब्रेन हो, यहाँ पे कुछ भी आउटर कवरिंग हो, दैट वन इज कॉल्ड सेल इन्वेलप। यहाँ पे अपने को प्रोकैरियोटिक केस में या बैक्टीरिया सेल के केस में आप कह सकते हैं आउटर कवरिंग के फॉर्म पे अपने को तीन लेयर देखने को मिलती हैं। सेल इन्वेलप इनको अपन कंबाइनली कहते हैं। और इन सेल इन्वेलप की लेयर में अपने को सेल कोट देखने को मिलता है, सेल वॉल देखने को मिलती है, और क्या देखने को मिलता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन। ये लास्ट टाइम अपन ने बात की थी। देन इसके बाद हर एक सेल के अंदर एक लिक्विड मिलता है जिसको कि अपन प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म का नाम दे देते हैं। अच्छा देखो, प्रोटोप्लाज्म को अगर थोड़ा और अपन इलेबोरेट करने जाएंगे ना, तब अपने को वहां पे मिलेगा कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म का वहां पे फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आगे ये पॉइंट अभी अपने को मिलेगा। देन इसके बाद अपन ने यहाँ पे देखा था एक मेम्ब्रेनस सेल मेम्ब्रेन का स्पेशल फोल्डिंग स्ट्रक्चर जिसको कि अपन मीजोसोम्स का नाम देते थे। अपन ने न्यूक्लियोइड देखा था, अपन ने एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए देखा था जिसको कि आगे अपन प्लाज्मिड का नाम देते थे। मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ देखी थी, फ्लैजेला, पीली, फिब्री के नाम पे। अपन ने राइबोसोम्स भी देखे थे। अपन ने राइबोसोम का हेलिकल कॉम्बिनेशन देखा था, पॉलीराइबोसोम। अपन ने वहां पे देखा था गैस वैक्यूल्स देखे थे, इनऑर्गेनिक बॉडीज देखी थी, फूड सोर्सेस या फूड वैक्यूल्स अपन या फूड बॉडीज कहो इसको, फूड बॉडीज अपन ने देखी थी। ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर अपने को डायग्राम में देखने को मिलते थे। अब अपन उन्हीं का डिस्क्रिप्शन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे बेटा अपने पास आ रहा है सेल इन्वेलप। ठीक है, देखो सेल इन्वेलप नाम से ही कंफर्म है, एक इन्वेलप फॉर्म होगा जो कि सेल को प्रॉपर शेप प्रोवाइड कराता होगा। तो इसका मेजर काम क्या होगा, शेप मेंटेनेंस का। और इसके अलावा और क्या काम करेगा, चूंकि ये आउटर कवरिंग है तो ये हर तरह से हमारे सेल को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब क्या काम कर सकता है ये, प्रोटेक्शन एंड शेप मेंटेनेंस का। बिल्कुल ठीक है। आगे चल करके जब अपन देखते हैं तो हमारा जो सेल इन्वेलप है ये बेसिकली तीन लेयर में डिवाइडेड होता है। ठीक है, सेल कोट में जिसको कि आप ग्लाइकोकैलिस का नाम दे देते हैं, जिसमें कि स्पेशल तरह के कुछ ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। वो ग्रेन्यूल्स ग्लाइकोप्रोटीन के हो सकते हैं और ये स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिग्नलिंग के लिए। किसके लिए, सिग्नलिंग के लिए। दूसरा इनका मेजर काम क्या होता है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस से हमारे सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। मींस दैट आप कह सकते हो कि वो ये सेल की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। ठीक है, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ शेप, they are responsible for the production, they are responsible for the increasing the immunity of the cell. ठीक है, जनरली अगर अपन सेल कोट की लेयर को देखें तो ये म्यूसिलेजिनस लेयर होती है। यहाँ पे अपने को म्यूसिलेज देखने को मिलता है, चिपचिपी सतह होती है। ठीक है बेटा। देन सेकंड अपने को देखने को मिलेगी सेल वॉल। अब अगर अपन बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करते हैं तो ये वो हार्ड कवरिंग है जो कि हमारी सेल को, हाँ जी, ये वो हार्ड कवरिंग है बेटा जो कि हमारी सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, शेप मेंटेनेंस में ये हेल्प करती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो वेरिएट कर सकती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में वेरिएट कर सकती है। अगर अपन ओवरऑल की बात करें तो लगभग 8 to 80 nm की अपने को इसकी साइज वो देखने को मिलती है। ठीक है, देन इसके बाद अपन बात कर सकते हैं सेल वॉल के कंपोनेंट की। तो जनरली अपने को सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन और पॉलीसैकेराइड की मिली हुई या इनसे मिल करके बनी हुई मिलती है। पॉलीसैकेराइड वही कार्बोहाइड्रेट की लेयर की अपन बात कर रहे हैं। एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन की बात करें तो दरअसल यहाँ पे अपने को एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल ब्यूरामिक एसिड, क्या एन
एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल ब्यूरामिक एसिड, जिसको कि शॉर्टकट में अपन नैब और नैम का नाम देते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नैब एंड नैम, नैब और नैम, इनका अपने को अल्टरनेट अरेंजमेंट देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, किसमें? पेप्टाइडोग्लाइकेन में नैब और नैम का अल्टरनेट अरेंजमेंट देखने को मिलता है और प्लस पॉलीसैकेराइड के साथ ये जुड़ी हुई फॉर्म में मिलती है, हमारी सेल वॉल का फॉर्मेशन कराती है। सेल वॉल एक्चुअली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके की होगी। जब अपन इसकी बात करेंगे यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया की, वहां पे बेटा सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होगा? बदल जाएगा। ठीक है, उसी सेल वॉल के कंपोजिशन के बदलने के कारण ही वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए कैपेबल हो पाती है। उसकी बातें अपन जब आर्कीबैक्टीरिया करेंगे तब देखेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये मेम्ब्रेनस लेयर है। एज यूजुअल सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल नेचर की होगी। ये बनी किसकी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई ये एक लेयर होती है। काम क्या करती होगी? ये ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड एक्टिविटी में हेल्प करती होगी और इसके अलावा कुछ स्पेशल तरीके की एक्टिविटी प्रोकैरियोटिक के केस में ये सेल मेम्ब्रेन करती है। कौन सी एक्टिविटी करती होगी? सेल मेम्ब्रेन एक स्पेशल फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाती है। स्पेशल फोल्डेड स्ट्रक्चर देखने में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखता है, जिसको अपन वी से अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं। विली जानते हो ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 10th में आपने पढ़ा था, इंटेस्टाइन का सरफेस पढ़ाने के लिए वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं, जिनको कि अपन ने विली का नाम दिया था। बिल्कुल ये उसी विली लाइक ही ये स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम बदल गया। अपन इसको बोलते क्या है बेटा? मीजोजोम्स। क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स। बिल्कुल, मीजोजोम्स यहाँ पे लिखा हुआ मीजोजोम्स। ये स्पेशल फोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज के लिए। स्पेशली देखें तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी रिलेटेड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा देखने को अपने को मिलती है। नॉर्मली अगर देखा जाए ना बेटा, तो क्या होता है कि मीजोसोम दो स्टेट में अपने को देखने को मिलता है, दो तरह से देखने को मिलता है। जनरल कंडीशन में देखा जाए ना तो मीजोसोम हमेशा न्यूक्लियोइड के साथ अटैचमेंट फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, मीजोसोम्स अक्सर अपने को न्यूक्लियोइड, मतलब इसका जो मेन जेनेटिक मटेरियल है इस सेल का, उसके साथ अटैच्ड कंडीशन में अपने को देखने को मिलता है। बट कभी कभी ये इससे डिटैच कंडीशन में या फ्री कंडीशन में भी मिलता है। यार इसका नाम क्या होता होगा? अगर ये न्यूक्लियोइड के साथ अटैच कंडीशन में मिल रहा है, देन इट विल नोन एज सेप्टल मीजोसोम्स। यहाँ पे सेप्टास फॉर्मेशन होंगे। सेप्टा बोले तो पार्टीशन। ठीक है, यहाँ पे सेप्टास का फॉर्मेशन होता है, दैट वन इज नोन एज सेप्टल मीजोसोम्स। एंड इफ इट इज अकर्स इन फ्री स्टेट, देन इट विल नोन एज द लैटरल मीजोसोम्स। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? लैटरल मीजोसोम्स नाम होता है। एक्चुअली आप कह सकते हो कि लैटरल मीजोसोम्स में ही रेस्पिरेटरी रिलेटेड एंजाइम्स मिलते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी में टेक पार्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सेप्टल मीजोसोम्स न्यूक्लियोइड के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। लैटरल मीजोसोम्स इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मिलेंगे। और मीजोसोम्स है क्या? स्पेशल मेम्ब्रेन फोल्डेड स्ट्रक्चर है, जो कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड और अदर तरीके की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा बेटा कि ये जो लैटरल ये जो मीजोसोम्स है, जो कि इनमें रेस्पिरेटरी रिलेटेड एक्टिविटी होती है, तो ऐसा माना जाता है कि इन फ्यूचर माइटोकॉन्ड्रिया का जो डेवलपमेंट हुआ है ना, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल वाला पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी का वहां पे जनरेशन या लिबरेशन होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फॉर्मेशन हुआ है या माइटोकॉन्ड्रिया का जो इवोल्यूशन या डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा माना जाता है कि इसी स्ट्रक्चर से हुआ होगा, ऐसा मानते हैं जो साइटोलॉजिस्ट है। ठीक है बेटा, फिर अब इसके बाद अपने को डिस्कस करना है नेक्स्ट पार्ट में हमारे सेल के अंदर जो लिक्विड मिलता है। ठीक है, उस लिक्विड को यहाँ पे अपन क्या नाम दे रहे हैं बेटा? अभी साइटोप्लाज्म का नाम दे रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि इसको डिफरेंट रिसर्चर्स ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। जैसे कोल्टी थे, कोल्टी भाई साहब ने सबसे पहले ऑब्जर्व करके दिया था कि लगभग सारी की सारी सेल के अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि मेजर रोल प्ले करता है। रिसर्च आगे बढ़ती चली गई। ठीक है, इसके बाद पुरकिंजे भाई साहब ने इसको प्रोटोप्लाज्म का नाम दे दिया था। हक्सले ने इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ का नाम दे दिया था। तो अभी जब अपन साइटोलॉजी करेंगे तो ये पूरी चीजें अपने को डिटेल में मिलेगी। वेल, साइटोप्लाज्म की अगर अपन कंडीशन की बात करें तो ये बेटा सेमी ट्रांसपेरेंट, कैसा? सेमी ट्रांसपेरेंट ग्रेन्युलर जेली लाइक सब्सटेंस होता है। कैसा होता है ये? सेमी ट्रांसपेरेंट ग्रेन्युलर, या कह सकते हो आप इसको, आप कोलाइडल भी आप कह सकते हो,
ग्रेश कलर और ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, लिक्विड होता है, जो कि बहुत सारे जो केमिकल एक्टिविटीज हैं उनमें अपना पार्टिसिपेशन करता है या पार्टिसिपेट करता है। ठीक है बेटा। देन इसके बाद अपन बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम की अगर अपन बात करें तो जनरली राइबोसोम को अपन बहुत पहले से जानते हैं, क्या नाम होता है इसका, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। क्या नाम होता है बेटा इसका, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। बिल्कुल, ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जनरली अगर अपन देखें तो सेल में अगर अपन नॉर्मल बात करें कॉम्बाइंड तरीके से, तो किसी भी सेल में दो ही तरीके के राइबोसोम देखने को मिल सकते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है, दो तरह के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड 70s टाइप राइबोसोम। ठीक है, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम कहलाता है। और द सेकंड वन इज कॉल्ड 80s टाइप ऑफ राइबोसोम। तो बेटा ये जो राइबोसोम्स होते हैं 70s टाइप के जो राइबोसोम है, ये जनरली अपने को मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और प्लांट सेल में, और जो यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें अपने को मिलते हैं 80s टाइप के राइबोसोम। 70s टाइप के राइबोसोम की अगर अपन अकरेंस की बात करें तो ये अपने को प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली अगर थोड़ा डीप स्ट्रक्चर में जाए तो राइबोसोम जो होता है वो दो तरह के सब यूनिट से मिलकर के बनता है, द लार्ज सब यूनिट एंड द स्मॉलर सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट की अगर अपन कंपैरिजन की बात करें तो 80s के केस में 80s के केस में लार्ज सब यूनिट होती है 60s और स्मॉलर सब यूनिट होती है 40s, जबकि 70s के केस में क्या होता है, लार्ज सब यूनिट 50s में होती है और स्मॉलर सब यूनिट 30s होती है। ठीक है, इनका एक्चुअली ये जो 70s और इनकी लार्ज और स्मॉलर सब यूनिट और ये सारी की सारी कहां से आई होगी, जब इसका सेंट्रीफ्यूज किया गया था वहां से इसका सेडिमेंटेशन रेट मिला। स्ट्रैटबर्ग यूनिट है इसकी S, वहां से इसको S का नाम दिया गया। वेल तो बैक्टीरिया के केसेस में अपने को 70s टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है बेटा कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो आरएनए स्पेशली मैसेंजर आरएनए के साथ मिलते हैं और जुड़ करके एक हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ के राइबोसोम हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। उन हेलिकल स्ट्रक्चर को अपन बेटा नाम देते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या नाम दे देते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स का अपन नाम देते हैं। डेफिनेटली प्रोटीन फॉर्मेशन में ये हेल्प करता होगा। ओके, और इस हेलिकल स्ट्रक्चर में पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम में अगर जनरल अपन देखें तो अपने को राइबोसोम के नंबर 4 to 8 देखने को मिलते हैं। ठीक है, 4 से 8 यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर में राइबोसोम अटैच होंगे। नेक्स्ट वन इज इंक्लूजन बॉडी। अगर अपन बैक्टीरियल सेल की बात करें तो यहाँ पे अपने को इंक्लूजन बॉडी देखने को मिलती है। जनरली ये नॉन लिविंग होती है, फ्री स्टेट में मिलती हैं। अगर इनकी कवरिंग की बात करें तो नॉन लिपिड नॉन यूनिट प्रोटीनिशियस मेम्ब्रेन से ये घिरी हुई होती हैं। अगर अपन इनकी फंक्शन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इनको 3 कैटेगरी में अपन ने डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा, गैस वैक्यूल्स, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स और फूड सोर्सेस बॉडीज या फूड स्टोर बॉडीज। ठीक है, गैस वैक्यूल की चलो बात करते हैं, नाम से ही कंफर्म है, वैक्यूल मतलब वैकेंट एरिया और गैस मतलब उसमें गैस फिल्ड होगी। तो ये एयर फिल्ड वैक्यूल्स होते हैं। कैसे होते हैं ये, एयर फिल्ड वैक्यूल्स होते हैं। जनरली इनका काम क्या होता होगा बेटा, गैस वैक्यूल का जो बेसिक काम होता है ना वो होता है ब्योयांसी को मेंटेन करना। दे हेल्प टू मेंटेन ब्योयांसी ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब मिलते कहां होंगे ये, तो जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, लाइकवाइज साइनोबैक्टीरिया बोले तो आप नॉस्टॉक ले लो, एनाफिला ले लो, बिजरेंकिया ले लो, फ्रैंकिया ले लो, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया में ये मिल रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया के अलावा ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में मिल रहे हैं, ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में मिल रहे हैं। मतलब जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उनमें अपने को गैस वैक्यूल देखने को मिलते हैं। याद रखना बेटा, प्रोकैरियोट्स की ये पेक्यूलियरिटी है गैस वैक्यूल का प्रेजेंट होना। ठीक है, हाँ। इनऑर्गेनिक बॉडीज की बात करते हैं बेटा। इनऑर्गेनिक बॉडीज में चलो चलते हैं। तो इनऑर्गेनिक बॉडी में अपने को डिफरेंट तरीके की इनऑर्गेनिक केमिकल्स की स्फेरिकल बॉडीज देखने को मिलती है। लाइकवाइज आयरन ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, पॉलीटाइन ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, सल्फर ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, मैग्नेटाइट ग्रैन्यूल मिलते हैं। डिफरेंट तरह के अपने को ग्रैन्यूल मिलते हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है बेटा, तो जाहिर सी बात है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को अगर स्टोर करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी बॉडी में जितनी भी मशीनरी, जो बायोकेमिकल मशीनरी हो रही है उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। मैग्नेटाइट का यहाँ पे स्पेशल रोल होता है कि हमारी अर्थ की मैग्नेटिक लाइन के अकॉर्डिंग ये बैक्टीरियल बॉडी का ओरिएंटेशन मेंटेन करती है। ठीक है,
फिर से बताता हूँ, हमारी अर्थ की मैग्नेटिक लाइन के अकॉर्डिंग ये बैक्टीरियल बॉडी का ओरिएंटेशन मेंटेन करती है। ठीक है बेटा। देन फूड सोर्सेज बॉडी की बात करें जिनमें फूड स्टोर होता होगा, तो ये जनरली अपने को डिफरेंट डिफरेंट तरह से स्टोर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। साइनोफाइसियन स्टार्च के फॉर्म में, लिपिड ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, प्रोटीन ग्रेन्यूल फॉर्म। नॉर्मली आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट ग्रेन्यूल, प्रोटीन ग्रेन्यूल एंड लिपिड ग्रेन्यूल। टेक्निकली अगर अपन बोले तो साइनोफाइसियन स्टार्च, लिपिड ग्रेन्यूल एंड साइनोफाइसिन प्रोटीन बॉडी के फॉर्म में इनमें अपने को स्टोर फॉर्म में फूड जो फूड होता है वो स्टोर फॉर्म में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज फ्लैजिला। फ्लैजिला की बात करते हैं, ये मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ ये भी होता है, बट ये डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया किस हैबिटेट में मिल रहा है, उसमें ये बॉडी अपने को देखने को मिलेगी। हैबिटेट के आधार पे या उसके शेप के आधार पे भी अपन उसको कह सकते हैं। जनरली अगर अपन फ्लैजिला की बात करें ना बेटा, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो आउटर सबसे बाहर की तरफ दिखने वाला जो लॉन्ग प्रोसेसेस पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड शाफ्ट, और यू कैन से फिलामेंट। फिलामेंट जिस पर्टिकुलर पोर्शन से या जिस पर्टिकुलर पार्ट के थ्रू सेल के इन्वेलप से जुड़ा हुआ होता है दैट वन इज कॉल्ड हुक, और ये हुक जिस पर्टिकुलर पार्ट से इन्वेलप में फिट होता है वो होता है बेसल बॉडी। जी हाँ बिल्कुल, फ्लैजिला को अपन 3 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। थोड़ा डीप में अगर अपन चले तो अपने को जो बेसल बॉडी होती है, बेसल बॉडी में अपने को अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसका कुछ पार्ट सेल मेम्ब्रेन में फीड देखने को मिलता है और बाकी का पार्ट इसका सेल वॉल में फिट आउट होता है, धसा हुआ होता है। ठीक है, थोड़ा और अगर इसके डीप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें अपने को 4 तरह के रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 2 पेयर रिंग लाइक स्ट्रक्चर, LP एंड SM। ठीक है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती हैं। इनके सेंट्रल में एक बेसल रॉड होती है। ठीक है, ये काम क्या करती होंगी बेटा, ये फ्लैजिला का जो भी मूवमेंट आया हुआ है उसके मूवमेंट को ये स्मूथ बनाती है। फ्लैजिलर मूवमेंट जो वाइब्रेशन वहां से जो आए हुए है ना, उस वाइब्रेशन को कि अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को मूव करने के लिए ये उसको स्मूथ प्रोवाइड कराती है। ठीक है, स्मूथनेस देती है ये। हुक की बात करते हैं, ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ऐसा ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, फिलामेंट के जो वाइब्रेशंस हैं उनको रिसीव करता है और बेसल बॉडी तक ये ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। ये जो हुक होता है ये मूवमेंट को स्मूथ बनाने में ये भी हेल्प करता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट फिलामेंट की अगर अपन बात करते हैं तो ये फिलामेंट लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जनरली ये फ्लैजिलिन प्रोटीन, बिल्कुल याद रखिएगा, फ्लैजिलिन प्रोटीन के ये बने हुए होते हैं और यही वो मेजर बॉडी होती है जिसका कि मूवमेंट प्रोवाइड कराने में मेजर रोल होता है। अगर अपन अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें ना तो ये जो फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला के अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनमें प्रोटीनिशियस जो रॉड होती है उनका अरेंजमेंट होता है 9+2 का। 9+2 से क्या मतलब है बेटा, पेरीफेरी ये स्ट्रक्चर कार्डोविल टाइप का देखने को मिलता है। कार्डोविल स्ट्रक्चर में अगर अपन देखें तो पेरीफेरी अपने को वहां पे 9 रॉड अटैच दिखेंगी एंड सेंट्रल में 2 रॉड देखने को मिलती है। ऐसा ही अगर बेसल बॉडी का अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो 9+0 का होता है, वहां पे पेरीफेरी 9 रॉड मिलेगी और सेंट्रल वहां पे इसका ब्लैंक होता है, कोई भी रॉड देखने को नहीं मिलती। वेल नेक्स्ट अपन बात करते हैं पीली एंड फिम्बरी की। तो बेटा पीली ये भी मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ होती है। ये स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जब कॉन्जुगेशन के समय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय वहां पे हेल्प करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है कॉन्जुगेशन में ये हेल्प करते हैं। 2 बैक्टीरिया को आपस में जुड़ने के लिए हेल्प करते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करते हैं जिसके थ्रू की जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते हैं। वेल ये पीलिंग प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बेटे, ये पीलिंग प्रोटीन के। नंबर की बात करें तो ये 1 to 4 नंबर में देखने को मिलते हैं। फिम्बरी की चलिए बात करते हैं। फिम्बरी भी मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ होती है, कह सकते हैं ये ब्रिस्टल लाइक प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं, ये ब्रिस्टल लाइक प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। 300 से 400 की नंबर में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी तक का ये जितना भी स्ट्रक्चर था, बेसिक स्ट्रक्चर था, जिसमें कि अपन ने सेल की आउटर कवरिंग, इनर जो इसके स्ट्रक्चर है उनकी अपन ने बात की, न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड को छोड़ करके। अभी इतने में चलिए अभी अपन देखते हैं क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं या आप पे क्वेश्चन आ सकते हैं और किन किन पॉइंट्स को आपको एकदम क्लियरली आपको रिकॉल रखना है। सबसे पहला तो बेटा आपको रिकॉल रखना है सेल वॉल को। ठीक है, आपको सेल इन्वेलप के अंदर सेल वॉल के बारे में बिल्कुल आइडिया होना चाहिए।
कि इसका अरेंजमेंट कैसा है, सेल वॉल किस पर्टिकुलर चीज की बनी हुई है। सो इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड पॉलीसैकेराइड। दूसरा आपको बेटा याद रखना है मीजोसोम्स के बारे में, व्हाट आर मीजोसोम्स एंड व्हाट आर देयर स्पेशलिटी। ठीक है, मीजोसोम्स क्या है और इनका बेसिक फंक्शन क्या है, इसके बारे में आपको याद रखना है। आपको सेप्टल और लेटरल, सेप्टेट और लेटरल मीजोसोम्स या सेप्टल और लेटरल मीजोसोम्स को भी आपको ध्यान में रखना है, बट स्पेशली आपको याद रखना है मीजोसोम्स का काम क्या होता है। ठीक है, देन इसके बाद आपको बेटा याद रखना है राइबोसोम को, कि बैक्टीरियल सेल में किस तरह का राइबोसोम मिलता है आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि हमारा जो पॉलीराइबोसोम होता है, पॉलीराइबोसोम में कितने राइबोसोम का अटैचमेंट देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, देन इसके बाद अगर इंफ्यूजन बॉडी की याद रखें तो आपको इसकी प्रेगुलरिटी को याद रखना है, गैस वैक्यूल्स कहाँ मिलती है, किस तरह के बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। याद रखना केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है इनडायरेक्टली ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है। देन इसके बाद आपको याद रखना है फूड सोर्सेस के बारे में, फूड सोर्सेस किस किस फॉर्म में यहाँ पे फूड स्टोर होता है, कौन सा स्टार्च होता है, कौन सा यहाँ पे प्रोटीन ग्रेन्यूल किस तरह का मिलता है, एंड लिपिड ग्रेन्यूल। ये तो सिंपल सी चीजें हैं। आपको फ्लैजिला की अगर अपन बात करें तो फ्लैजिला में आपको इसकी प्रोटीन की बात करनी है। ठीक है, किस तरह की प्रोटीन से ये कवर्ड होता है, इस प्रोटीन को आपको याद रखना है। पीली में भी आपको प्रोटीन याद रखने हैं, प्लस पीली के नंबर भी आपको याद रखने हैं। ऐसे ही फिम्बरी में आपको फिम्बरी के नंबर आपको याद रखने हैं। ठीक है, पीली हो गया, फिम्बरी हो गया, ये जो जिनमें हमने राइट के निशान लगाए हैं जहां जहां पे उस पर्टिकुलर जगह पे, तो आपको बिल्कुल फोकस करना ही है कि किस तरीके का क्या कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलता होगा। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड की स्टडी को। ठीक है, न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड की स्टडी को जो अपन देखने चलते हैं, चलिए यहाँ से हम इसको न्यूक्लियोइड के बारे में अपन ने पहले भी आइडिया ले रखा है कि न्यूक्लियोइड कैसा होता होगा भैया। न्यूक्लियोइड हमारा जो प्रोटीन जो प्रोकैरियोटिक बॉडी है, उस प्रोकैरियोटिक बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियोइड के फॉर्म में अपने को देखने को मिलता है। जनरली आप ये कह सकते हो कि ये नेकेड बॉडी होती है। कैसे बॉडी होती है बेटा, ये नेकेड बॉडी होती है, इसका कोई बाउंड्री वॉल नहीं मिलता, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेनस, कोर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म ऐसे कुछ भी बॉडी नहीं मिलेगी। डीएनए नेकेड फॉर्म पे होगा, मतलब इसकी जो बॉन्डिंग होगी प्रॉपर तरीके से उसमें प्रोटीनेशियस बॉन्डिंग नहीं होगी, और उसका जो क्वाइलिंग होगा वो उतना प्रॉपर क्वाइलिंग नहीं होगा। आप ये कह सकते हो इनिशियल कंडीशन में, आप कह सकते हो कि ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम हो सकता है। ठीक है, अपन इसको नाम दे सकते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम, क्योंकि इसी के बेस पे फिर आगे स्टडी हुई थी और इसी का थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अपने को यूकैरियोटिक के फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड के केस